नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम न केवल गरीब मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय संगत व्यवस्था स्थापित करने का कार्य किया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाएं जिनके लिए वे मूल रूप से बनाई गई थी, यानी गरीब, जरूरतमंद और समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। वहीं मजहर नईम नवाब ने बताया कि पिछले 70 वर्ष में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। कांग्रेस शासन में वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने की बजाय लाभार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से सामने आया था कि कांग्रेस सरकार के दौरान वक्फ संपत्तियों की आमदनी में लगातार गिरावट आई है और मुस्लिम समाज को कमजोर किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के तहत अब ये अधिनियम वक्फ संपत्तियों को गरीब बच्चों की शिक्षा, रोजगार और मुस्लिम समाज के समग्र उत्थान में मददगार बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस महत्वपूर्ण अधिनियम का विरोध कर रही है क्योंकि उसने दशकों तक मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप से इस्तेमाल किया और कभी भी उनके वास्तविक विकास के लिए कार्य नहीं किया। मजहर नईम नवाब ने सरकार को अनुरोध किया कि इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि इसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे और मुस्लिम समाज सशक्त होकर आत्मनिर्भर बने। देखिए, वक्फ बिल लगभग 1 वर्ष से लोकसभा में आया था, 1 वर्ष पूर्व, और जिसमें बाकायदा चर्चा हुई थी। चर्चा में एक संसदीय कमेटी का गठन किया गया था। विपक्ष की मांग पर ही संसदीय कमेटी का गठन हुआ था। उसमें संसदीय कमेटी ने 46 बैठकें पूरे भारत में की और सब लोगों से जानकारी, उस बैठक में हर किसी का पक्ष जाना और सबके जो सुझाव आए थे वो सुझाव शामिल किए गए और वक्फ बिल तैयार होकर के लोकसभा में रात चर्चा लगभग 2 बजे तक चर्चा चलती रही, पूरे दिन चर्चा चलती रही और विपक्ष के प्रत्येक सदस्यों को इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा समय दिया और मैंने वो चर्चा सुनी और आम जनता ने उस चर्चा को सुना। जिस तरीके से कांग्रेस उस चर्चा से भागती रही और सही तरीके से मुसलमानों के पक्ष में बात भी नहीं रख पाई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपनी बात इस तरीके से रखी कि आज विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा, क्योंकि इस बिल को लाना बहुत आवश्यक था, इस बिल को पास कराना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इससे गरीब तबके को, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उन महिलाओं को जो वंचित थी, उन महिलाओं के विकास के लिए यह बिल आना बहुत आवश्यक था। इस बिल का हम समर्थन करते हैं और मैं इस पर कांग्रेस को साफ तौर से आरोप लगाता हूं, इन 70 वर्षों में कांग्रेस ने वक्फ माफियाओं का कब्जा अपने कार्यकर्ताओं के रूप में वक्फ संपत्तियों पर करके उसकी आमदनी को घटाया और उसको लूटने का काम पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किया, वक्फ को लूटा है। आज उस लूट को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर अंकुश लगाने का काम किया और इस बिल को ला करके गरीबों के हित में ये वक्फ बिल आया है। और आज कांग्रेस की जमीन और जो समाजवादी पार्टी, अन्य दल जो इस पर काबिज है, जिन्होंने घोटाला किया है, वक्फ को लूटने का काम किया है, वो कार्रवाई से डरते हैं। उनको लगता है कि हमें आने वाले समय में इस बिल के माध्यम से कानून की जब ताकत बनेगी, कानून बनेगा, उसमें जेल जाने की तैयारी उन राजनीतिक दलों की होगी जिन्होंने वक्फ को लूटने का काम किया है, वही इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज कहीं विरोध नहीं कर रहा है, मुस्लिम समाज की तो अभी समझ में भी नहीं आया है। तो मैं मुस्लिम समाज से निवेदन करना चाहता हूं, इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ें और इसके सुझावों को देखें और भारतीय जनता पार्टी की नीयत को देखें, उनके कार्यों को देखें। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का विकास और उन वंचित लोगों के लिए इस बिल को तैयार किया है, उसका लाभ
हर व्यक्ति को मिलेगा, हर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मिलेगा। केदारनाथ के पूर्व कांग्रेस विधायक ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में सरकार जबरदस्ती गोचर की भूमि पर बिजली उपसंस्थान का निर्माण का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं, जिनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है। इस गाँव में यही एक गोचर भूमि है, जिस पर भी निर्माण कार्य हो जाने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। यही कारण है कि गाँव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वही केदारनाथ की विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि उन्होंने भी गांव वालों से मिलकर के उनकी समस्याओं को जाना है। आशा नोटियाल ने बताया कि उन्होंने गांव वालों को बताया है कि अभी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। रुद्रपुर गांव है, वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है। जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जियो हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। ये ग्रामीण लोग हर स्तर पर, अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के हर स्तर पर इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 18 मार्च को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पिटकुल और ठेकेदार गुंडागर्दी के साथ इनके गांव में आया। महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुई है, महिलाओं के गहने छीने गए हैं, महिलाओं की चूड़ी, आज भी उस सड़क पर महिलाओं की चूड़ियां गिरी हुई हैं, चूड़ियां तोड़ डाली गई हैं। ऐसी अभद्रता आज तक के पहाड़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये लोगों ने हम तय किया है, रुद्रपुर गांव के लोगों ने और हम स्थानीय प्रतिनिधियों ने तय किया है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी गौचर की भूमि नहीं देंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी, गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहाँ के लोग उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता करनी है, तो निश्चित तौर पर मैंने प्रधान जी और कुछ लोग, हमारी बहनें यहाँ आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मिले और उनसे बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को कहा कि इस पर वार्ता करके मुझे इसके बारे में रिपोर्ट देना। तो निश्चित तौर पर अभी उसमें वार्ता चल रही होगी उनके जो विभागीय अधिकारी हैं। और मनोज रावत जी जो कह रहे हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा बरगलाने की भी कोशिश करते हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि 2013 से वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। अगर 2013 से वहां पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है तो तत्कालीन सरकार ने क्यों वहां पे काम शुरू करने का प्रयास किया? जब वो गौचर की भूमि थी तो वहां पर क्यों मीटिंगें करनी शुरू करी उन्होंने, उनकी सरकार ने? तो इसका जवाब भी मनोज रावत जी को देना चाहिए आरोप लगाने से पहले। लोकसभा में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अवैध खनन को लेकर उठाए गए सवाल के बाद सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो वहीं अब भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने विपक्ष को अपने गिरवान में झांकने की सलाह दी है। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने हाल ही में खनन को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि खनन में राजस्व के रिकॉर्ड वृद्धि को राज्य की आर्थिकी के लिए सुगध कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के द्वारा तमाम तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं जो उनकी बुखलाहट को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि चालू वित्त वर्ष तक खनन राजस्व में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वही पारदर्शी नीति के कारण माफियों से 8 गुना वसूली होने से कांग्रेस दुखी है। 2017 में जब भाजपा सरकार बनी उस समय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार खनन राजस्व के नाम पर मात्र 335.27 करोड़ रुपए
छोड़ गए थे। उसके बाद से हमारी सरकारों ने इसे गंभीरता से लिया और तब से खनन से राजस्व की प्राप्ति में गुणात्मक जो कि इजाफा हो रहा है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों में खनन माफियाओं के दबाव में राज्यों को राजस्व की शपथ लगाई जाती थी और सरकार में बैठे लोग खनन माफियों एवं अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश की खनन नीति बनाते थे। सोरेन के पूर्व सीएम तो कैमरे पर राज्य के संसाधनों को लूटने का लाइसेंस देते दिखाई दिए। वहीं किशोर उपाध्याय के बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी अवैध खनन नहीं हुआ। कांग्रेस ने घर के कार्य के लिए लाई गई बजरी और मिट्टी में छूट दी थी। कांग्रेस के समय में जेसीबी और पैकलैंड कभी भी गंगा में नहीं उतरी और आज भाजपा के समय में गांव के गाड़ गधेरों में आज जेसीबी और पोकलैंड पहुंच गई है और खुली छूट खनन को दी जा रही है। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से खनन के विषयों में संवेदनशील हैं और इसलिए भी संवेदनशील हैं कि हर गरीब से लेकर के और अमीर आदमी का जो है सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से खनन से तो जो है वो साबका पड़ता ही है। अगर किसी गरीब आदमी को अपनी कोई छोटा सा एक भी कमरा भी बनाना है तो बिना वो रेत और बजरी के तो बनेगा नहीं। तो इसलिए जिस तरह का एक वातावरण विपक्ष द्वारा कई लोगों द्वारा प्रदेश में बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है और उस प्रवृत्ति की हम निंदा करते हैं। 17 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय 335 करोड़ के लगभग जो है वो खनन से आय हो रही थी और आज के दिन में लगभग इस वर्ष जो है लगभग हम लोग 1100 करोड़ रुपया खनन के माध्यम से जो है राज्य सरकार को उसका लाभ राज्य इस प्रदेश की जनता को होगा। तो इस तरह का वातावरण बना करके एक अच्छी काम करती हुई सरकार को अगर बिना बात के अपयश की तरफ ले जाया जा रहा है तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। अब खनन तो कहीं हुआ नहीं। हाँ, हमने गरीबों के लिए हमने कहा बुग्गी वाला खच्चर वाला जो अपने उसमें ला रहा है, कहीं अपने खेत की मिट्टी को खोद करके अपने गांव के घर गाड़ गधेरी की मिट्टी को खोद करके ला रहा है, तो हमने उनको अपने घर के काम के लिए कर रहा है उनको छूट दी और इसी को अवैध खनन बताया गया। कोई बता दे कि हमारे समय में जेसीबी और पोकलैंड गंगा में उतरी है, दिखाए ना। और इनके समय में जेसीबी पोकलैंड जो है गाँव के गाड़ गधेरों में भी चली गई, गाड़ गधेरों में भी चली गई आज जो है। तो इसलिए यदि किशोर उपाध्याय जी की ही राय थी उस समय, हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी राय थी कि गरीबों के लिए छूट करो, हमने गरीबों के लिए छूट कर दी। और अब वो भाजपा के साथ हैं, अब वो गरीब विरोधी हैं, तो वहाँ उनको राय दे रहे हैं तुम जेसीबी और खूब क्या कहते हैं जेसीबी और वो बड़ी वाली पोकलैंड और सुपर पोकलैंड लगा करके गांव घर को खोदो, तो उनको उनका रूप बदल मुबारक हो। हम तो उनसे कह दीजिएगा, हमने तो उन्हीं की राय। बहादुराबाद ब्लॉक की सज्जनपुर पीली और गाजीवाली पंचायतों में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण अधूरा रहने पर सीडीओ आकांक्षा कोंडरे ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार सैनी के वेतन से 5.14 लाख रुपए वसूली के आदेश दिए हैं। बाल विकास विभाग के बजट से इन भवनों का निर्माण होना था, लेकिन निर्देशों के बावजूद कार्य पूरा नहीं हुआ। धनराशि के उपयोग पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। सीडीओ के इस फैसले से प्रशासनिक लापरवाही पर सख्ती दिखी है, जिससे कि अन्य अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है। कि ब्लॉक भादराबाद में बाल विकास विभाग और नरेगा के कन्वर्जन से जो आंगनवाड़ी हमारी बनती है, उसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने जो हमारी आंगनवाड़ी बन रही थी उसमें जो खर्चा है वो पूरा 10 लाख के आसपास का दिखाया था। जबकि जब भौतिक सत्यापन के लिए टीम भेजी गई और वहां एमबी की गई तो वो 5 लाख ही काम वहां पे पाया गया और जिसके सापेक्ष जो 5 लाख की है जो वसूली बनती है, जिसमें जो पेमेंट है वो गलत तरीके से किया गया है
और जिसमें ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु और वसूली। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देहरादून पहुंची और कंडाली अस्तित्व अवार्ड से महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी हो रही है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये लड़ाई हर उस महिला के लिए है जो अपने अस्तित्व को खोज रही है। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी अपने अस्तित्व की खोज करना, अपने अस्तित्व को कायम रखना आसान नहीं है। उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं के लिए प्रेरणादायक शब्द कहे और अपने विचार रखे कि महिलाएं अपने को परिवारों के साथ भूल जाती हैं और उनको अपने से प्यार, अपना सम्मान खुद करना आना चाहिए ताकि महिलाएं अपने अस्तित्व को कायम रख पाएं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहराया। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को जायज ठहराया और वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड दिव्य स्थान है और इसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहां से कि गंगा अवतरित होती है। उत्तराखंड को दिव्य स्थान के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अवैध मदरसों मंदिरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को जायज ठहराते हुए आगे कहा कि डिप्लोमेट में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण को हटाए जाना ही जरूरी है। अस्तित्व एक कार्यक्रम जो प्राची जी ने बहुत सुंदर तरीके से महिला सशक्तिकरण के ऊपर जिन्होंने किया था और बहुत सुंदर कार्यक्रम, अलग अलग महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों से जिनको सम्मान किया गया, जिनको एक अलग स्थान पे रखा गया और जिनका प्रोत्साहन किया गया, इसका साधुवाद करती हूँ। जिस तरीके से पूरी ये अस्तित्व और नीर बहुत सुंदर तरीके से, जिस तरीके से पूरा ये कोलैबोरेशन करके यहाँ क्लार्क्स इनमें जो ये कार्यक्रम हुआ, ये बहुत साधुवाद है इस कार्यक्रम का और प्राची जी और ऑर्गेनाइजर्स का और जितने भी सपोर्ट किए इस कार्यक्रम का, उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए, कोई भी चीज़ अवैध हो, जो कोई भी चीज़ जो कानूनी ना हो, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, मंदिर हो, तो उसको हटा देना चाहिए। डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें बांधा नहीं हो सकती। जो सब अखाड़ों का होता है वही है धर्म का प्रचार प्रसार और हम लोग नारी सशक्तिकरण, हम लगातार मिल रहे गोवंश के अवशेष को लेकर हिंदुवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके विरोध में विकासनगर में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता बाजार में एकत्रित हुए और उन्होंने व्यापार मंडल के सहयोग से विकासनगर बाजार को बंद किया। वहीं आपको बता दें कि पछुआधून क्षेत्र में प्रतिदिन गोवंश के अवशेष मिल रहे हैं, जिससे कि हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस समय पूरी तरह से पछुआधून में मुस्तैद है। देखो, बाजार बंद हमने इसलिए कराया है क्योंकि विकासनगर में लगातार अभी नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं। ऐसे पावन त्योहारों में लगातार 3 दिन से 4 नई जगहों पे हमारी गौ माता के मांस के टुकड़े, गौ माता के कटे हुए सर, ऐसे चीज़ें मिल रही है और ये कितनी दुखनीय विषय है हमारे हिंदू समाज के लिए। इसलिए हमने आज कल रात को भी हम 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, रात के 1 बजे तक हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, सड़क जाम किया था, जिसके हमने एसपी की डिमांड करी थी। तो एसपी देहात जी आई और उन्होंने 12 घंटे का हमें आश्वासन दिया है कि हम 12 घंटे में जो भी आपने हमें आज हमने कुछ वो निकाल के उनको दिया था, उन्होंने हमारी मांगे रखी है। और आज हमने व्यापार मंडल की मदद से, व्यापार मंडल और सभी व्यापार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मिंग गारतोली गडकोट हंसकोटी यानी कि पंती हंसकोटी मोटर मार्ग, जिसकी की लंबाई 7.20 किलोमीटर है और ये मार्ग लगभग 304.7 लाख की लागत से बनाया गया है। बता दें कि ग्रामीणों का ये कहना है कि इसमें 5 वर्ष तक सामान्य अनुरक्षण 41.92 लाख की लागत से किया जाना था और ये कार्य रेटेक विल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना था, लेकिन अनुरक्षण कार्य बिना किए ही इसमें थर्ड पार्टी कराई गई है। और जब विभागीय अधिकारी सड़क पर अनुरक्षण का जो कि बोर्ड लगाने के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। बोर्ड आज तक नहीं लगाने दिया। पुस्ता निर्माण ग्राम पंचायत हंसकोटी के गांव के ठीक इस मोटर मार्ग को बने हुए 6-7 साल हो गए हैं। ऐसी बुरी कंडीशन बार बार हमने ये ब्रिट गुल जो प्राइवेट कंपनी है PMGSY की, उन्होंने इस रोड का इतना सत्यानाश कर रखा है। यहाँ से पंती से ये हंसकोटी, ये डांतोरी मोटर मार्ग के नाम से है। ये पंती से विनायक और हंसकोटी तक ये मोटर मार्ग है। आगे ये जो है खनौली मिलता है मोटर मार्ग।
ये 7 किलोमीटर मोटर मार्ग इतनी बुरी स्थिति में है। मैंने इस संबंध में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने ये शिकायत पत्र दिया था, उनके द्वारा भी निराकरण किया गया। सीएम पोर्टल पर भी मैंने इसकी शिकायत की है कि सर इनके द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना इतनी बदनाम किया गया है, इनको प्रशासन बिल्कुल इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भाई साहब, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हैं। हमने कई बार शिकायत की। अभी 3-4 दिन पहले जो सुना मैंने कि यहाँ पर देखा मैंने कि PMGSY ये ब्रिडकुल कंपनी के वो कोई बोर्ड लेके आ रखे थे। अरे हमने कहा तुम बोर्ड लगा रहे हो, 42 लाख रुपए 5 साल के अंदर कहाँ खर्च किए तुमने? तो ये हमने इनका देखा, इनने का 500 पैरापिट बना रखे हैं, जो पिलर बने हैं। भाई साहब वो 150 हैं, वो केवल 500 दिखा रखा है। 500 कह रहे हैं हमने पक्की नाली बना दी है, जबकि रठिया में केवल 20 मीटर नाली बना रखी है। इस रोड के चलने लायक इतनी दुर्घटना हो गई, मैं ये कसम खा के तो 3-4 बार गिर गया। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।